इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सुचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जूनियर डॉक्टर ने की अपनी मांगों को लेकर हड़ताल, पुलिस कर्मियों को डीजी ने किया संबोधित। कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन से मिली छूट और कोरोना कर्फ्यू में छूट के साथ वैक्सीनेशन का कार्य हुआ तेज। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। जूनियर डॉक्टर ने की अपनी मांगों को लेकर हड़ताल, कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक जारी रहेगा हड़ताल। जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर लिया है। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ जूनियर चिकित्सकों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हड़ताल को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि 6 मई 2021 को जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा प्रदेशव्यापी 6 सूत्रीय मांगे रखी गई थी और उसे शासन को मानने पर मजबूर करने को लेकर हड़ताल का रास्ता चुना गया है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने एससीएस हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर के साथ समस्त अधिष्ठाताओं द्वारा सर्वसम्मति से बैठक लेकर वादा किया था कि स्वाइप ऐड में 25% बढ़ोतरी करके 55,000 से बढ़ाकर 68,200 एवं 57,000 से बढ़ाकर 70,580 एवं 59,000 से बढ़ाकर 73,160 कर दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक वर्ष वार्षिक 6% की बढ़ोतरी का भी वादा किया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इन्हीं तमाम अन्य बिंदुओं को लेकर हड़ताल किया जा रहा है। साथ ही जूनियर डॉक्टर्स द्वारा सरकार को चेताया गया है कि इस बार अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और पूरे प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेज के कोई भी जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं जाएंगे। इस बीच स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई असर पड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और अन्य जिम्मेदारों की होगी, कर्मचारियों की होगी। इस संबंध में जूनियर डॉक्टर व अन्य जिम्मेदारों का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। एसएसएमसी के रेजिडेंट्स यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम अपने जेडीए और जितने भी एमपी के जेडीए स्ट्राइक कर रही है, जो हमारी सेंट्रल जेडीए भोपाल में हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रही है, उनके लिए समर्थन दिखा सके। सरकार का ये रवैया रहा है हमारी तरफ कि वो हमेशा हमारी डिमांड्स को नहीं सुनते आ रहे हैं और उसको नजरअंदाज करते आ रहे हैं। हम अपनी मांगों को उनके सामने रखना चाहते हैं। हमारा ये ध्येय बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, हम मरीज नहीं देखेंगे, हम इलाज नहीं करेंगे। हम सब करना चाहते हैं और हमें ये दिखाना है। इसीलिए हम यहाँ पर हैं, अस्पताल में हैं और ये बात सरकार तक पहुँचनी चाहिए कि हम जब भी वो हमारी बातों को मान लेगी, हम अपनी ड्यूटीज को ज्वाइन कर लेंगे। हमारी जो 6 सूत्री मांगे थी, जो पिछली मीटिंग में वो मान लिए थे, हम उनसे उससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम उनसे फिर से वही मांगों को मान रहे हैं कि आप उनको हमें दे दीजिए। वो उनकी बोली हुई, उनकी बताई हुई मांगे हैं। ये हमने अलग से अपने तरफ से कुछ नहीं रखा है। इसमें 2 बार इस बात को लेकर के बहस हो चुकी है सरकार के साथ। 2 बार स्ट्राइक करने का हमने उनको अल्टीमेटम भी दिया और नहीं करी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारी बातें मान ली थी। हम उनसे उन्हीं मानी हुई बातों का एक ऑफिशियल ऑर्डर चाहते हैं कि आप निकाल दीजिए और हम अपनी ड्यूटीज को तुरंत रिज्यूम कर लेंगे। जो भी हमारे बैचेस हैं 2018, 19, 20 सभी की अलग तरीके की परेशानियां हैं और उन सभी मांगों को उनके सामने ऑलरेडी रखा जा चुका है। उन मांगों की तरफ वो विशेषकर रूप से ध्यान दें। और मांगे ऐसी भी नहीं है जो कि कुछ अलग है या कहीं किसी और स्टेट में नहीं हो रही है। सभी मांगे ऐसी हैं जो कि बाकी स्टेट्स अपने आप बिना किसी विरोध प्रदर्शन के देते आ रहे हैं। हम सिर्फ इन्हीं मांगों को, जो हमारा अधिकार है, सरकार से मांग रहे हैं और ये आशा करते हैं कि सरकार उसे मान ले ताकि हम भी अपने मरीजों को देखने के लिए तुरंत से तुरंत अपनी ड्यूटीज को ज्वाइन कर सकें। मैं और कमिश्नर सर दोनों के माध्यम से हमारी ना पूरी डॉक्टर्स की टीम है, उनके साथ हम लोग बैठे हैं और आगे तैयारी क्या करना है। नेक्स्ट है ना हमारी रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाना है, ऑक्सीजन बेड्स से लेकर आईसीयू बेड्स और हमारी अदर रिसोर्सेज हैं जैसे फ्लो मीटर्स। अभी हम लोग थोड़ा सा है ना हमारी नंबर ऑफ है ना पेशेंट की संख्या 200 के नीचे आ गया है। एक ज़माना था मतलब है ना अराउंड 600 पेशेंट्स के आसपास है ना थे। सो अभी डॉक्टर्स के ना कैसे वापस ड्यूटी का करना है, वार्ड वाइज ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में ना डिस्कशन हुई है और कुछ काम है
सो कॉल्ड हम लोगों को नेक्स्ट लेवल के लिए भी हमको तैयारी करना चाहिए। उसको क्या क्या करना है उसके बारे में डिटेल देना डिस्कशन हुई है। उसको हम लोग ने कार्य योजना बनाने के लिए बोला है और जल्दी है ना उसकी पूरा टेंडर प्रक्रिया पूरा करके वो सारे काम है ना नेक्स्ट है ना 2 महीने के अंदर का जो है ना कितने मैक्सिमम काम हो सकते हैं वो सारे हो जाए। सो दैट एक्चुअली इफ मतलब कोई ना तीसरी लहर कोई ना संभावना बनी भी है तो तब तक है ना हमारी मेडिकल कॉलेज है ना पूरी तरीके से ना तैयार रहे इसके लिए। तो जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल भी चल रही है तो इस तरह में व्यवस्थाएं कैसे मैनेज करें, क्योंकि कोविड ड्यूटी से भी शायद हम लोगों ने भी हाँ वो इस प्रकार का हमारी हॉस्पिटल में प्रभावित तो नहीं है बिकॉज हमारे डॉक्टर्स ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल करा है। सभी सीनियर डॉक्टर्स है ना कंसल्टेंट्स है ना सारे लोगों को ड्यूटी लगी हुई है। हमारी इंटर्न्स हैं उनका भी ना आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी था उनको भी है ना मतलब है ना ड्यूटी लगी हुई है। सारे पेशेंट्स को लगातार है ना उपचार है ना मिल रही है तो उसमें कोई ना इशू नहीं है। कुछ जूनियर डॉक्टर्स का अपना डिमांड्स है वो लोग है ना शासन से मांग रहे हैं। पुलिसकर्मियों को डीजी ने किया संबोधित, कोरोना वायरस से निजात पाने पुलिसकर्मियों को दी गई टिप्स। 1 जून को 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद बाजार के खुलने और व्यवस्था बनाने समेत कोरोना संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने को लेकर मंगलवार को मध्य प्रदेश के डीजीपी द्वारा पुलिसकर्मियों को कई टिप्स दिए गए। इस बात को लेकर सुबह से ही पुलिस कर्मियों में चहल पहल दिखी। आपको बता दें कि भोपाल से ऑनलाइन उद्बोधन डीजीपी द्वारा दिया गया। इस दौरान जो भी पुलिसकर्मी जहां कहीं पर थे वहीं पर वह अपने मोबाइल में ऑनलाइन डीजीपी का उद्बोधन सुनते देखे गए। इस संबंध में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जो पुलिस कर्मचारी कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही पुलिसकर्मियों को स्वस्थ रहने की सलाह दी गई है। साथ ही कोरोना संक्रमण से कैसे बचें इसकी जानकारी दी गई है एवं फेस के डबल मास्क लगाने की सभी पुलिसकर्मियों से अपील की गई है। वहीं ऑनलाइन उद्बोधन में सभी पुलिसकर्मियों को वैक्सीन का टीका लगवाने एवं डबल मास्क लगाने निर्देशित किया गया एवं न्यायालय के आदेशों की कड़ाई से पालन करवाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए। डीजी साहब ने जो उद्बोधन दिया वो समाप्त हो चुका है। उनका उद्बोधन मुख्य रूप से सर्वप्रथम तो यह था कि जो भी हमारे जवान जो है हमारे जो साथी अधिकारी जो इस पूरे पेंडेमिक में पूरे महामारी के दौरान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको नमन किया गया और बाकी लोगों को बोला गया कि हमको खुद स्वस्थ रहना है फिर समाज को हम स्वस्थ रखेंगे। तो इसके ऊपर हम लोगों को अलर्ट रहने के लिए बोला गया है और साथ में भी निर्देश दिया गया है कि अगर फेस शील्ड उपलब्ध हो तो सबको फेस शील्ड लगाना चाहिए। डबल मास्क की अनिवार्यता की गई है कि सभी पुलिसकर्मियों को डबल मास्क लगाना चाहिए। साथ ही साथ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए यानी मास्क रखना, 2 गज की दूरी रखना, इन सब चीज़ों के लिए जागरूक करने के लिए कहा गया है। तो हम उन सब सारे निर्देशों को पालन करेंगे। साथ ही साथ जो कर्फ्यू के कारण पुलिस जो है पुलिस के साथ क्राइम को जो वक्त नहीं दे पा रही थी वो वक्त देगी पुलिस और उस पर भी काम करेगी। लेकिन गिरफ्तारी के वक्त सावधानी बरतना और उन्हीं ज़रूरी मामलों में गिरफ्तार करना जिसमें गिरफ्तार करना समाज के लिए ज़रूरी है। सामान्य मारपीट के मामलों में नोटिस देकर चालान पेश करने वगैरह का जो निर्देश माननीय न्यायालयों ने दिया है उन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा है। कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन से मिली छूट, 45 दिन बाद खुले बाजार। किराना दुकानों को अति आवश्यक सेवा में किया गया शामिल, 50% का नियम नहीं होगा लागू। 1.5 माह लगातार कोरोना कर्फ्यू व लॉकडाउन के बाद बाजार खुले। 45 दिनों बाद पहली बार बाजार में सुबह से ही व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान को खोलना शुरू कर दिया है। आपदा प्रबंधन की बैठक में निर्णय लेने के बाद थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में 50% प्रतिष्ठान खोलने के नियम बनाने हेतु बात कही गई थी। इसी नियम के तहत सुबह से बाजार खोलने का सिलसिला शुरू हुआ। इन सब के बीच किराना दुकानों को अति आवश्यक सेवा में शामिल करते हुए सभी दुकानें खोलने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रशासन के द्वारा जारी किए गए आदेश को लेकर कुछ व्यापारी भ्रमित दिखाई दिए, जिसमें एक और तो दुकानदार दुकान खोल रहे थे तो दूसरी ओर व्यापारी अपने अपने दुकानों के सामने खड़े होकर संशय की स्थिति में देखे गए, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम एवं पुलिस अमला सड़कों पर उतर आए और व्यापारियों को समझाइश भी देते रहे। आपको बता दें कि किराना व्यापारियों को लेकर 2 तरह के निर्देश जारी हुए थे। समिति की बैठक में सभी थाना
प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में 50% स्टैंड के साथ दुकान खोलने के निर्देश जारी किए गए। वहीं दूसरी ओर किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने अपना एक नया फरमान जारी किया था, जिसमें किराना दुकानों को कर्फ्यू से सख्त मुक्त रखते हुए खोलने की बात कही थी। तकरीबन 2 घंटे संशय की स्थिति निर्मित रहने के बाद प्रशासन के द्वारा किराना दुकानों को अति आवश्यक सेवा में शामिल करते हुए कर्फ्यू से मुक्त रहने के निर्देश जारी किए गए। नहीं, जैसे कि जिला आपदा प्रबंधन बैठक की समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक दाएं बाएं नियम के तहत पर दुकानों को खोला जाएगा। क्योंकि किराना की दुकानें आवश्यक सेवा में आती हैं, इसलिए आवश्यक सेवा के तहत उनको 6 दिन खोलने की अनुमति रहेगी निर्धारित समय में। नहीं, हाँ, किराने की दुकानें मुक्त हैं। थाना प्रभारियों को समय से सूचित कर दिया गया है अभी कि किराने की दुकानें 6 दिन मार्केट में खुली रहेंगी, उन पर दाएं बाएं के नियम लागू नहीं होगा। चूँकि आज से अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये रीवा के लोगों के धैर्य और प्रशासनिक मशीनरी के मेहनत का परिणाम था कि हम इस स्थिति में पहुंच सके कि हम अनलॉक की स्थिति में पहुंचे हैं। लेकिन अनलॉक अभी जो है जो जिस प्रकार से लागू किया गया है वह एक प्रकार से हम सबकी परीक्षा के लिए लागू किया गया है। हम इस अनलॉक का पालन कैसे करते हैं। अगर हम बेहतर तरीके से पालन करेंगे तो निश्चित मानिए हो सकता है 15 दिन बाद जो हम 50% का जो हम एक पैमाना लेके चल रहे हैं उसको 100% पे आ सकें। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग उसका पालन करें और मास्क को अपने जीवन में अपनाएं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दुकानदार के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति को मना करें यदि मास्क नहीं लाया है। अगर बड़ी दुकान वाला है तो खुद ही मास्क उपलब्ध करा सकता है, लेकिन लोगों को मास्क पहनने के लिए बाध्य करना बहुत ज़रूरी है। मास्क लोग व्यक्तिगत तौर पे स्वप्रेरणा से पहने बहुत ज़रूरी है। साथ में 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। तीसरा यह चीज़ है कि कोई भी भीड़ वाली जगह पे इकट्ठा नहीं होना। ये 3 चीज़ों का यदि हम पालन कर रहे हैं तो हम कोविड से बच सकेंगे और बचना बहुत ज़रूरी है। लोग इस बात के भ्रम से बाहर निकलें कि गमछे को हम मास्क के रूप में प्रयोग करेंगे। जो भी व्यक्ति ये समझता है कि गमछा को मास्क बनाने से, मास्क के रूप में इस्तेमाल करने से सुरक्षित है, तो उतना ही असुरक्षित है जितना बिना मास्क वाला व्यक्ति है। इसलिए गमछे के बजाय मास्क को लगाएं। मास्क के ऊपर भले ही गमछा लपेटना हो, ठीक चलेगा, लेकिन मास्क जरूर लगाएं। ये आपके जीवन की रक्षा के लिए है। और जो भी वायरस ने अपना स्वरूप बदला है, इसलिए अपना जीवन बचाने के लिए, अपने परिवार का जीवन बचाने के लिए मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना कर्फ्यू में छूट के साथ वैक्सीनेशन का कार्य हुआ तेज। कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलने के साथ ही प्रशासन द्वारा अब व्यापारियों के वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्सव राजविलास में व्यापारियों के लिए विशेष तौर पर शिविर लगाकर वैक्सीनेशन किया गया। शासन एवं प्रशासन का मानना है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने के बाद व्यापारियों को वैक्सीनेशन करना अति आवश्यक है, जिससे व्यापारी सुरक्षित रहें और उनके यहाँ आने वाले ग्राहक भी सुरक्षित रहें। सिविल के संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जिस तरह से पहले पुलिस फिर प्रशासन को वैक्सीनेशन कराया गया था, उसी तरह से कोरोना कर्फ्यू खुलने के बाद व्यापारियों को वैक्सीनेशन कराना अति आवश्यक है, जिससे संक्रमण की चेन टूट सके। आपको बता दें कि व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल जाने के बाद बाजार में भीड़ बढ़ने लगी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने व्यापारियों को वैक्सीनेशन कराने के लिए विशेष शिविर लगाया है। देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया जो शुरू हुई है उसमें अब व्यापारियों के संपर्क में लोग आएंगे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यापारी वैक्सीनेटेड रहें, जिससे कि उनको बाहर के लोगों से खतरा न रहे और उनसे आने वालों को खतरा न रहे। इसलिए ये श्रेणी सरकार ने तय की है कि व्यापारी और पब्लिक से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं उन सबका पहले से करा दें। जैसे शासकीय कर्मचारियों का, पुलिस का, जो कोरोना वॉरियर हैं, उन सबका पहले से कराया गया। उसी प्रकार से अब व्यापारी बंधुओं को लिया गया है, इनका भी वैक्सीनेशन हो जाए, जिससे कि अनलॉक के दौरान कहीं कोई परेशानी न आए। तो अपील क्या करेंगे व्यापारियों से आज मार्केट अनलॉक नहीं हुआ है? व्यापारी बंधुओं से मेरी यही अपील है कि अनुशासन का पालन करते हुए अपना व्यापार करें। अभी आने वाले 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन जो गाइडलाइन तय हुई है कि 6 लोग से ज़्यादा दुकान के अंदर लोग प्रवेश न करें, तो इस प्रकार से व्यवस्था बना लें
कि 6 लोग जो आएँ वो जब तक चले ना जाएँ तब तक अगले 6 लोग ना आएँ, जिससे कि दुकान के अंदर सड़क से निकलते हुए भीड़ दिखाई न दे। क्योंकि जब भीड़ दिखाई देगी तो लोगों को लगेगा कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कड़ाई से करना ज़रूरी नहीं, तो दूसरे लोग भी फिर उसी प्रकार से काम करने लगते हैं और केसेस बढ़ने पाए तो फिर लॉकडाउन होगा, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। पकड़ा गया अवैध गांजा, 3 गिरफ्तार। गांजे की कीमत 17 लाख बताई जा रही है। मनगवा और चोरहटा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही, 3 आरोपियों के साथ रेनॉल्ट कार जब्त। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा मादक पदार्थों की अवैध बिक्री परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मनगवा और चोरहटा पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्यवाही कर लाखों रुपए कीमती गांजा पकड़ा है। की गई कार्यवाही में मनगवा पुलिस ने 3 आरोपियों सहित एक रेनॉल्ट क्विड कार को जब्त किया है और आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्यवाही की गई। सबसे पहले चोरहटा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर बाइक सवारों का पीछा किया, जिसके बाद गांजा तस्कर गांजा फेंक कर भाग निकले हैं, जिनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर तलाश की जा रही है। दूसरी घटना, मनगवा थाना प्रभारी निरीक्षक केपी त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध मादक पदार्थों के खेप रेनॉल्ट क्विड कार में लोड कर कुछ तस्कर थाना क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर दी। कुछ ही समय में कार क्रमांक MP 17 CC 4891 पुलिस को ग्राम रामपुर में मिली, जिसे घेराबंदी कर रोका गया और गाड़ी की तलाशी ले गई तो गाड़ी के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसका वजन कराया गया तो 66 किलोग्राम निकला, जिसकी अनुमानित कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कार सवार युवकों से पूछताछ किया, जिनकी पहचान अंकित पांडे, पिता राजेश पांडे, निवासी ग्राम कठेरी, थाना मनगवा, धीरेन्द्र पांडे उर्फ अंशु, पिता शिवाकांत, निवासी कठेरी और मनीष तिवारी, पिता रघुनाथ तिवारी, निवासी कठेरी के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 3 मोबाइल समेत 200 रुपये नकदी जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी कार्यवाही चोरहटा पुलिस के द्वारा की गई, जहां बाइक सवार तस्कर पुलिस टीम को देखते ही गांजा फेंक कर फरार हो गए, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और तस्करों की पहचान की गई, जिनके पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चोरहटा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाइक सवार 2 युवक गांजा लेकर निकलने वाले हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक शिवपूजन मिश्रा की टीम ने बाइक सवारों की घेराबंदी की और पुलिस टीम जैसे ही थाना क्षेत्र के खैराना नहर के पास पहुंची, सामने से मोटरसाइकिल सवार युवक आते दिखे, जो पुलिस को देखकर गाड़ी रोके और बोरी में रखे पैकेट फेंक कर भाग निकले। पुलिस टीम ने पीछा किया, लेकिन मोटरसाइकिल सवार पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। मौके पर मिले गांजे को गवाहों के सामने जब्त किया गया, जिसका वजन कराने पर 55 किलोग्राम गांजा निकला है, जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी सत्यभान उर्फ डेविड पटेल एवं राहुल पटेल दोनों निवासी खैरा थाना चोरहटा के बताए जाते हैं, जिनके खिलाफ पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर तलाश कर रही है। आप सबको मालूम है कि पूरे कोविड के टाइम में जो भी दूसरी लहर का टाइम चल रहा था, ईश्वर की कृपा से हम जल्दी उससे उबर सके हैं। लेकिन इस दौरान भी जो है कई अपराधी जो है जो अवैध नशे का कारोबार करते हैं, उनके द्वारा कोरेक्स और गांजे की तमाम चीज़ें कोशिशें की गई थी। और जब एक कोविड का टाइम शुरू हुआ था, उस शुरुआत में ही हमने 10 क्विंटल गांजा पकड़ा था और लगातार हम पकड़ रहे हैं। विगत 15 दिनों में जो सबसे बड़ी कार्रवाई करने का अवसर मिला वो कल मिला। कल चोरहटा थाने में लगभग 55 किलो गांजा पकड़ा। 2 आरोपी थे मोटरसाइकिल से, वो भाग गए, लेकिन मोटरसाइकिल और गांजा बरामद हुआ और उसको हम जब्ती करके उनको आरोपी बनाकर उनकी तलाश कर रहे हैं। इसी तरह इनको मनगवा की स्टाफ को खबर मिली कि एक कार जो सफ़ेद रंग की मटमैले रंग की कोविड कार है, उससे गांजा जा रहा है। तो उन्होंने घेराबंदी की तो आरोपियों ने बचने के लिए कार को कुदा दिया, लेकिन कर्मचारियों ने दौड़कर पीछा किया, 3 आरोपी गिरफ्तार किए
और उससे करीब हमने 61 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों से पूछताछ चल रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब सब लोगों का स्पष्ट है कि रीवा में आने वाला गांजा और आसपास जो भी गांजा आता है अमूमन वो कहीं न कहीं उसका स्रोत जो है बस्तर के नीचे का इलाका जो उड़ीसा से लगा हुआ है, जो आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, उन इलाकों में जो दुर्गम क्षेत्र है वहीं पे इस तरह के कारोबार होते हैं, वहीं से गांजा चलता है और हम पकड़ते हैं। और पिछली बार आपने देखा होगा जब हमने 10 कुंटल गांजा पकड़ा था तो हमने उड़ीसा के भी एक व्यक्ति को पकड़ा था। तो अपनी कार्रवाई स्रोत के ऊपर भी चल रही है, स्मगलरों के ऊपर चल रही है और जो लोकली खरीद के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके ऊपर भी चल रही है। रीवा सिविल लाइन पुलिस ने किया लूट गैंग का खुलासा। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर सिविल लाइन थाना प्रभारी ओमकार तिवारी ने स्टाफ के साथ 3 दिन पूर्व पिकअप चालक पर चाकू से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की गैंग का पर्दाफाश किया है। की गई कार्यवाही के संबंध में सिविल लाइन थाना प्रभारी ओमकार तिवारी ने बताया कि एक आरोपी के साथ 2 नाबालिग गिरफ्तार किए गए तथा लूट के रुपए भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बिछिया थाना क्षेत्र के चिरोला मंदिर से चोरी हुई मोटरसाइकिल से वारदात को अंजाम दिया गया था। पकड़े गए आरोपियों ने न्यायालय के समीप एक युवक पर चाकू से हमला करने की घटना को भी स्वीकार किया है। करवानी रात मोहम्मद सगीर नाम का व्यक्ति सीधी जिले के महुआ गांव से मुर्गी लेकर सतना जा रहा था। अपना जय स्तंभ के पास से एक लाल रंग की मोटरसाइकिल में 3 लड़कों ने उसका पीछा किया और पुल के आगे जहां नया रोड बन रहा ढका में वहां आगे गाड़ी लगाकर उसकी जांघ में चाकू से वार किया और उसके 5000 रुपये, एक कीपैड मोबाइल छुड़ाकर उससे चले गए। फरियादी द्वारा रिपोर्ट करने पर धारा 394 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि लूट की घटना करने के बाद जब अपराधी भाग रहे थे चौराहा के आगे कहीं रोड पर गिरे, मोटरसाइकिल फिसलने से गिर गए हैं, जिनसे इनको काफ़ी चोटें आई हैं। जो बिछिया के रहने वाले हैं। बिछिया में इस बात का पता लगाया गया कि कौन कौन से ऐसे अपराधी हैं जो वर्तमान में चोटिल हैं। तो सामने आया कि अमन सोंधिया, विकास सोंधिया, ये 3 लोग घायल हैं। जब उनको पकड़कर पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना स्वीकार की। घटना करने के पहले इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो बिछिया थाना क्षेत्र के चिरहुला से चोरी की गई थी। उस चोरी की मोटरसाइकिल से इनने किया। इस घटना के 1 दिन पहले जय डेयरी के पास एक चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें 324 का प्रकरण पंजीबद्ध था। फरियादी ने इनको पहचान लिया और आरोपियों ने भी चाकूबाजी की घटना करना स्वीकार किया है। तो इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे 3 अपराध डिटेक्ट हुए हैं, एक चाकूबाजी घटना, एक मोटरसाइकिल चोरी प्लस एक दूसरी घटना बरामद हुई। आरोपियों को जेल पर भेजा जा रहा है। पुराने रिकॉर्ड में हाँ, काफ़ी रिकॉर्ड है। विजय पासी के बहुत सारे चोरी लूट के प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध हैं और विकास और अमन ये अभी नाबालिग हैं।